बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम बात करने वाले हैं स्पीसीज इन न्यूज़, पर्टिकुलरली फौना की बात करेंगे। फौना का मतलब आ गया एनिमल्स, बर्ड्स, ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखते हो कि वहाँ पर आपको सीधा कई बार तो एक पैराग्राफ में स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि आप बताइए किस पर्टिकुलर स्पीसी की ये बात हो रही है। और कई बार ये होता है कि किसी भी स्पीसी को स्टेटमेंट्स में डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर स्पीसी है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर 3 या 4 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कौन से सही है कौन से गलत है। तो इस तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप बने रहिए। देखिए फर्स्ट हमारा जो आज का इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि पार्ट में आप देख सकते हो ऑलिव रिडली टर्टल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल्स में से एक है। ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल। टर्टल और टॉर्टोइज दोनों में डिफरेंस ये होता है कि टर्टल है ना, उनके एक तो आगे के जो पैर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जिससे ये स्विम अच्छे से कर सके, आराम से तैर सके। और टॉर्टोइज होते हैं ना, वो चारों पैरों पे चलते हैं, जिनकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है ऑलिव रिडली टर्टल्स है ना, अभी इन्होंने मास नेस्टिंग जो की जाती है इनके द्वारा, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे दिए जाते हैं, वो अभी बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में थे। बे ऑफ बंगाल कोस्ट की अगर बात करें तो इंडिया मैप और इंडियन मैप में इधर जो उड़ीसा वाला एरिया है ना, वहाँ पर इस तरीके की मास नेस्टिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर मोटी मोटी मेनली अगर रिवर्स की बात करो तो एक तो देवी रिवर है जो कि महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, महानदी से निकली हुई नदी। ठीक है, और एक है ऋषिकुल्या रिवर यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर गहीर माथा वाला जो एरिया है, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट पे ही, वहाँ पर भी ये मास नेस्टिंग की जाती है। और इस मास नेस्टिंग में ये लाखों की तादाद में टर्टल्स है ना, फीमेल टर्टल्स, ये आती है कोस्टल लाइन पे और फिर यहाँ पर अंडे देती हैं, और इसी प्रोसेस को अरीबाड़ा भी बोला जाता है। तो ये कई बार पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख लें। ये मेनली कहाँ पर मिलते हैं? वार्म वाटर्स में। नाम तो देखो इनका एक और दिया जाता है, इनको पैसिफिक टर्टल भी बोल दिया जाता है। और मिलने को ये जो भी आपका ट्रॉपिकल एरिया है ना, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ, इनके बीच का जो पानी है, जहाँ पर मोर और लेस पानी का टेम्परेचर एक अच्छा खासा मेंटेन रहता है, वार्म कह सकते हैं उसको, आप देखोगे कि वहाँ पर ये मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें पैसिफिक भी आ गया, अटलांटिक ओशन भी आ गया और उसके अलावा इंडियन ओशन भी आ गया। ठीक है जी, अरीबाड़ा का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ध्यान रखना। और फीमेल्स जब ये इस तरीके से एग लाई करती है ना, नेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें, वो एक सीजन में 1 से 3 बार तक वो अंडे दे सकती हैं, और अंडे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देती हैं। और अंडे दे करके उनको मिट्टी में एकदम अच्छे से दबा करके और फिर बाद में खुद तो चली जाती हैं, फिर अंडों से निकल करके जो बेबीज होते हैं वो निकल करके सी में चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है मास नेस्टिंग का, इसको अरीबाड़ा बोला जाता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और ये अभी जो मास नेस्टिंग देखी गई है, ये कहाँ पर? गहीर माथा कोस्ट, जो अभी हमने मैप पे देख लिया, उड़ीसा में लोकेटेड है। और उड़ीसा में ही वहीं गहीर माथा वाले एरिया से थोड़ा साउथ की तरफ आए तो ऋषिकुल्या रुकरी है, दैट मीन्स वही रिवर वाला एरिया। ठीक है, और इसके अलावा देवी रिवर है, वहाँ पर ये एक तरीके से इस तरीके से मास नेस्टिंग देखी जा सकती है। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है ना, ये ओमनीवोरस हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये कहने का मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे एल्गीज हैं, इनको खा लिया करते हैं, क्रैब है, मॉलस्क है। कहने का मतलब छोटे एनिमल्स और प्लांट्स, इनको ये कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और एक क्वेश्चन भी आया था पहले कि इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया था कि ये जो IUCN है ना, IUCN बोल दो या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का एक्ट है हमारा, इन दोनों के आधार पर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ सिंपल, कि उसमें 2017 का पेपर था प्रोबेबली, उसमें क्वेश्चन था कि ऑलिव रिडली टर्टल को अगर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डाल दिया जाए, तो अब आप बताइए कि ये किसके इक्विवेलेंट इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, किसके इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ऐसे में वहां पर जो ऑप्शन था वो टाइगर से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि जहां हम हमारे देश में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, तो वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स इसलिए हैं कि इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल या कोई भी स्पीसी जिसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है और उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी।
तो ऐसे में उसको फिर शेड्यूल फर्स्ट में डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी हंटिंग और उससे संबंधित उस एनिमल या उस स्पीसी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके और उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो ऐसे में इस तरीके से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार निकाल दिए जाते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसका स्टेटस ऑफ वल्नरेबल ध्यान रखें, और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में आ जाता है। अब आईयूसीएन और साइट्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ, कारण कि फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इनकी रेलेवेंस बढ़ती चली जाएगी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। आईयूसीएन की अगर बात करें ना, तो मेनली इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट मीन्स नेचर की कंजर्वेशन के लिए स्टैब्लिश्ड एक यूनियन है, जो कि एक रेड लिस्ट डिक्लेयर करती है। रेड लिस्ट का मतलब एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि किस स्पीसी के ऊपर कितना खतरा है। जो जितने ज़्यादा खतरे में रहेगा उतना ही उसके ऊपर अटेंशन ज़्यादा दी जाएगी। ये लगभग 9 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करने का काम करती है। तो यहाँ पर बात आ गई वल्नरेबल की। तो वल्नरेबल स्पीसीज बेसिकली वो होती हैं जिनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखो, और पिछले 10 सालों में जितनी भी पॉपुलेशन थी उनमें लगभग 30 से 50% तक अगर रिडक्शन हो गया ना, कितना 30 to 50% रिडक्शन हो गया पॉपुलेशन में, तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है ड्रास्टिकली, इसलिए इनको वल्नरेबल में डाल दिया गया। ठीक है। और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट, साइट्स बेसिकली देखो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के है। मतलब ये कोई भी ऐसी स्पीसी जिसको खतरा बहुत ज्यादा है, कोई भी मान लो मैन मेड एक्टिविटी या कोई भी इस तरीके से थ्रेट है, तो उनकी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना स्पीसीज में या फिर जो भी एनिमल्स में, उसको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आपको पता है कि लोग मुनाफे के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं इस तरीके से स्पीसीज को। तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब क्या है कि इसकी प्रोटेक्शन हाईएस्ट लेवल पे है अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऑलिव रिडली टर्टल है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुकी है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एरिया आपको बताई दिया ऑलरेडी कि किस एरिया में ये मास नेस्टिंग होती है, जिसको अरीबाड़ा बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है पेंगोलिन। पेंगोलिन बेसिकली इस तरीके से एनिमल होता है जिसके चारों तरफ स्केल होती है। स्केल का मतलब एक तरीके से हार्ड कवर्ड होता है ये। ठीक है, बेसिकली ये हार्ड कवर का मेन पर्पस तो इन एनिमल्स के लिए क्या होता है कि जब भी कोई प्रेडेटर अगर इन पे अटैक करता है ना, तो इसमें सिमट जाते हैं, एकदम खुद को चारों तरफ से लपेट लेते हैं। अब ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि बाहर से अगर प्रेडेटर कोई अटैक भी करेगा ना, कोई जानवर अगर इसको खत्म खाना भी चाहे, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेंगोलिन्स की 2 स्पीसीज मिलती है हमारे देश में। एक तो इंडियन पेंगोलिन है, एक चाइनीज पेंगोलिन है। दोनों की अपीयरेंस में आप डिफरेंस अच्छे से देख सकते हो। इंडियन पेंगोलिन मोर और लेस एक ही जैसे कलर में है, और इधर कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। साइज की बात करें, इंडियन पेंगोलिन थोड़ा बड़ा होता है और चाइनीज पेंगोलिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कम दिखाई दे। सो द पॉइंट इज, अभी 18 फरवरी की बात करें, ठीक है, वैसे देखा जाए तो 2024 फरवरी मंथ अभी है, और बाकी देखा जाए तो हर साल 18 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें मेन टारगेट है कि ये जो पेंगोलिन्स है इनका कैसे भी करके प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि लोग जो है ना, जो हंटर्स हैं, पोचर्स हैं, वो क्या करते हैं, इनकी हंटिंग करते हैं। पहले तो इनका मीट कंज्यूम करते हैं, बड़ा बोलते हैं बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ा डिलीशियस होता है। और दूसरा, इनका जो स्कल या फिर ये कह सकते हो या आउटर जो पोर्शन है ना स्केल, इसका यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें अस्थमा जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर क्या आ रही है कि पेंगोलिन्स के ऊपर हंटर्स की नज़र हमेशा बनी रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी हो जाती है। आप देखोगे कि आईयूसीएन की लिस्ट, रेड लिस्ट जो अभी हमने बात की थी, उसमें इंडियन पेंगोलिन को तो देखो एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। एंडेंजर्ड का मतलब जिनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 50 से 70% तक रिड्यूस हो गई। तो आप देख लो, खतरा बहुत ज़्यादा है इनको। और चाइनीज पेंगोलिन्स को क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन 80 से 90% रिड्यूस हो गई है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं चाइनीज पेंगोलिन्स की अगर बात करें। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मीन्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मीन्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। अब आप देखोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस भी एनिमल की खरीद फरोख्त होती है उनमें से एक है ये मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल। इसके अलावा ये मैमल होते हैं। मैमल का मतलब मैमल एक तरीके से इनमें
जो दूध देने की जो कैपेसिटी, मतलब अपने बच्चों को फीड करने के लिए जो फीडिंग का जो प्रोसेस होता है जिन एनिमल्स में, उनको मैमल्स बोल दिया जाता है। इनके चारों तरफ स्केल्स है, ये ऑलरेडी हमने बात कर ही ली इसके बारे में, और प्रेडेटर से बचाने का काम करती है। अच्छा, ये खाते क्या है? ये चींटियां खा लेते हैं, दीमक को खा लेते हैं, छोटे मोटे लार्वा जानवरों के, उनको भी खा लेते हैं, और इसको स्केली एंट ईटर भी बोलते हैं। दैट मीन्स ये चींटियों को खाना बड़ा पसंद करते हैं। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों तरीके के हमारे देश में मिलते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये कहाँ पर नहीं मिलते? देखो, ये ज्यादातर जब मिलते हैं ना, तो इनको मॉइस्ट एरिया चाहिए, दैट मीन्स नमी होनी चाहिए। अब एरिड रीजन्स की बात करें तो चाहे आप डेजर्ट की बात कर लो, जैसे हमारा थार डेजर्ट है, इसके अलावा हिमालयन रीजन की बात कर लो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर लो, जहां जहां पर भी ड्राई एरिया है ना, वहां पर देखो ये नॉर्मली नहीं मिलते हैं। बट यस, जहां पर भी मतलब ड्राई थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर अगर मिल गई ना इनको, जैसे फ्लडेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया कोई, ठीक है, जहां पर पानी अच्छा खासा मेंटेन रहता है, इसके अलावा कोई कल्टीवेटेड एरिया है, जैसे कोई चावल का खेत है बड़ा उसमें, या फिर सवाना ग्रासलैंड्स, दैट मीन्स ऊंची ऊंची घासों वाले एरिया में भी ये मिल जाया करते हैं। तो पेंगोलिन्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनको न्यूज़ में आप हाईलाइटेड देख पाओगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट स्पीसी है दैट इज एलिफेंट। होता क्या है कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो गज उत्सव में जाती हैं, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो रखा है, जिसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च हो रखा है, जिसमें एनिमल्स की प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाता है, उसके 30 साल पूरे हुए। सबसे पहली चीज, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? देखो, IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ध्यान रखना, इंडेंजर्ड कैटेगरी, इसका मतलब 50 से 70% इनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं खत्म हुई है, या फिर इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन की तरफ जा रही है। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में है, दैट मीन्स इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे देश में। वैसे देखा जाए तो ये लार्जेस्ट मैमल्स है, दैट मीन्स इनकी साइज है ना बहुत बड़ी है, इससे बड़ी साइज का कोई भी मैमल आपको लैंड पे नहीं दिखेगा। लैंड की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ओशन में जाओगे ना तो वहां पर आपको वेल मिल जाएगी, ब्लू वेल टाइप बड़ी बड़ी मछली, वो भी मैमल्स ही होते हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। ओके, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, ये जो दांत होते हैं ना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इनकी इनसे दवाइयां भी बनती है, ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, इसलिए इनका कई बार इनको पोच भी किया जाता है, हंटिंग भी की जाती है इलीगली। एलिफेंट्स का जो मैकेनिज्म है, आप देखोगे कि इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें मैट्रियार्की ज्यादा डोमिनेंट होती है, दैट मीन्स माँ है ना, मातृसत्ता वो चलती है, और जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी झुंड देखते हो ना आप एलिफेंट्स का, उसमें नॉर्मली आपको फीमेल जो है वो लीड करती हुई मिलेगी, और जो काफ हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उसको फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। और मेल्स की बात करें तो वो मोर और लेस अलग से रहते हैं, आइसोलेशन में बैचलर लाइफ जीना ज्यादा पसंद करते हैं। बैचलर का मतलब हो गया क्या कि हाँ जी, जब इंटरकोर्स करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तब तो आ जाते हैं कांटेक्ट में, अदरवाइज वो मोर और लेस सेपरेट ही रहना पसंद करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एलिफेंट में पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसमें यही था कि भाई जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, दैट मीन्स गर्भ का जो समय है वो एलिफेंट का ये बहुत लंबा होता है, 22 महीने का लंबा समय होता है, तब जाकर के बच्चा पेट से बाहर निकलता है। इसके अलावा एक बच्चे को पैदा करने में एक एलिफेंट जो है वो 4 से 5 साल का समय लेती है, ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा समय अपने आप में कंसिडर होता है, क्योंकि साइज भी तो है ना इस तरीके से। इसके अलावा ये अपने आप में साइज बड़ी होनी, ठीक है, तो ऐसे में इनको कंजम्पशन के लिए इनपुट भी ज़्यादा चाहिए खाने के लिए, तो ऐसे में एरिया भी बहुत बड़ा चाहिए, मतलब एक्सटेंसिव लैंड एरिया होना चाहिए, जहाँ पर पानी हो, खाना हो, इनके घूमने फिरने के लिए जगह हो, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं फिर इनमें, तो उस चीज़ को लेकर के। और देखा जाए तो आजकल तो एलिफेंट्स का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एलिफेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कई बार ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे कई केसेस भी हाईलाइट होते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स हैं, ये की स्टोन स्पीसी कंसिडर होते हैं। की स्टोन स्पीसी का मतलब क्या है कि वो स्पीसीज जो जिनकी प्रेजेंस अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो अगर हैं किसी एरिया में, ध्यान से समझना, वो अगर हैं किसी एरिया में तो उनकी वजह से ज़्यादा भी नहीं तो दूसरी किसी एक स्पीसी की प्रेजेंस पर असर पड़ता है। कहने का मतलब, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर एलिफेंट्स रहते हैं ना, वहां पर इनका असर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक स्पीसी पर तो देखने को मिलेगा। अगर उस जगह से एलिफेंट्स खत्म हो जाएंगे ना, तो ज्यादा भी नहीं तो एक स्पीसी तो खत्म हो ही जाएगी, हो सकता है ज्यादा भी खत्म हो जाए। दैट मीन्स वो स्पीसीज जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस सीधा असर डालती हैं
जिस पर्टिकुलर एरिया की आप बात कर रहे हो, तो उनको आप बोल देते हो कीस्टोन स्पीसी। एलिफेंट्स है ना, ये सीड डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो, खाने में इनको पसंद है बांस, ठीक है, बैम्बू बड़ा फेवरेट है, ठीक है, तो ये या पीपल के भी बहुत मतलब फेवरेट है इनका, ठीक है, तो ये खाते हैं कुछ, तो डेफिनेटली इनका वही फूड है, फूड में सीड्स भी आएंगे, सीड आएंगे तो डेफिनेटली इनका जो एक्सक्रीटा होगा, वो जब ये घूमते घूमते दूर दूर तक जाएंगे तो वहां पर सीड फैलेंगे कि नहीं। इस तरीके से प्लांट्स की एक तरीके से ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और साथ में कंज्यूम भी करते चले जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि एक्सेस में प्लांट ग्रोथ कहीं पे हो रही है तो उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब देखो, एलिफेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट ज्यादा हाइट पर पैर नहीं उठा सकते, तो उनके पासेस हमें बनाने जरूरी होते हैं। हमारे देश में अगर साउथ इंडिया की बात कर लें, या फिर मतलब आप देखोगे जिस जिस एरिया में एलिफेंट्स फैले हुए हैं ना, उन एरियाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सदर्न रीजन हो गया, एक नॉर्दर्न, एक नॉर्थ ईस्ट और एक सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल। ऐसे में टोटल देखा जाए ना हमारे देश में, तो लगभग लगभग 15 मेजर ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको एलिफेंट्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। अब सीधी बात है कि वहां पर एक, यहां पर मान लो, यहीं पर देख लो, जैसे नागरहोल टाइगर रिजर्व है, यहां पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी आपको एलिफेंट्स की मिल जाएगी। बांदीपुर में देख लो, मुद्दुमलाई में, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के हैं, बट यस, यहाँ पर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बहुत शानदार, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे में एक एरिया से दूसरे एरिया में एलिफेंट को अगर जाना है और आप वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रन कराते हो, तो एलिफेंट्स के आने जाने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। मान लो यहाँ पर रोड है तो रोड क्रॉस करके, तो ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, या तो इनको अंडरग्राउंड कोई कनेक्टिविटी दे दी जाए या फिर ऊपर से कोई कॉरिडोर बना दिया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एलिफेंट वाले एरिया से एलिफेंट्स अगर माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जाना चाहिए, जाते भी बहुत लंबी दूरी तक हैं ये ट्रैवल जब करते हैं, तो उनको क्रॉस कराने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कॉरिडोर्स। तो ऐसे में हमारे देश में एलिफेंट कॉरिडोर्स की आइडेंटिफिकेशन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अभी फिलहाल 60 और नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया, वो रास्ते जिनसे एलिफेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाते हैं। तो उनके आइडेंटिफिकेशन जब की, तो टोटल हमारे एलिफेंट कॉरिडोर कितने हो गए, 150, ध्यान रखना 150 हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा कहां पर है, वेस्ट बंगाल, और वो लगभग कितने हैं, 17%। मतलब ये कि 150 में से 26 एलिफेंट कॉरिडोर तो केवल वेस्ट बंगाल में, जो कि टोटल का 17% है। और 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं, लगभग 15 स्टेट्स में। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पर देखने वाली, कि ये जितने भी एलिफेंट कॉरिडोर है ना 150, इनमें से 126 के लगभग, जो कि 84% के लगभग हो गया, वो तो केवल और केवल स्टेट बाउंड्रीज में है। दैट मीन्स मान लो उड़ीसा में कोई है, तो वो उड़ीसा के अंदर ही वो कॉरिडोर है जहां पर एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं। बाकी बचे हुए 19 एलिफेंट कॉरिडोर ऐसे हैं जो कि इंटर स्टेट है। दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं, जैसे कि कर्नाटका से केरला की तरफ जाना। इस तरीके से लगभग 19 आपके पास में एलिफेंट कॉरिडोर्स मिल जाएंगे। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि आपके लिए ये जो एलिफेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्रोजेक्ट चल रहा है और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स कर किए जा रहे हैं। जैसे कि माइक प्रोग्राम की बात करें, सबसे पहली चीज, माइक प्रोग्राम है किस लिए, ये एलिफेंट्स की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एरियाज में एलिफेंट फैले हुए हैं, उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन रखनी है, जिससे कि आप एलिफेंट्स की मूवमेंट को भी आप ट्रेस कर सको। कल को ना आपको कहीं पर किसी एलिफेंट की एब्सेंस दिखाई दे, तो आप कम से कम एप्रोप्रिएट एक्शन तो ले सको। तो इस तरीके से साइट्स के अंडर में इस चीज को मैनेज किया जाता है। साइट्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब कभी भी किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन को थ्रेट अगर पहुंच रहा है, तो वहां पर ये कन्वेंशन काम करती है, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और इसका नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इस तरीके से ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके चलते एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। और एनिमल्स ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ये काम किया जाता है। हमारे देश में माइक साइट्स की बात करो भैया, इस लिस्ट को 2 से 3 बार देख लेना। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें रिवीजन पे बहुत ज्यादा रिलाई करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को मेमोराइज करोगे। और हमेशा टेस्ट सीरीज या टेस्ट तो लगाते रहो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ध्यान रखें, चिरांग रिपू असम में है, धांग पटकी असम में है, ईस्टर्न द्वार वेस्ट बंगाल में है,
देओमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा, मैसूर कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड और वायनाड केरला। ये माइक साइट्स है जहां पर आप देखोगे कि आप एलिफेंट्स की जो मैनेजमेंट करनी है, एलिफेंट की पॉपुलेशन को ट्रेस करना, उससे संबंधित ये काम होता है। साउथ एशिया में ये कब से इंप्लीमेंट हो रहा है? 2003 से, और हम साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं ही। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव है दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसमें मेन टारगेट क्या है कि भाई पॉपुलेशन जो है एलिफेंट्स की लगातार डिक्लाइन कर रही है, तो इसको हमें कैसे भी बचाना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हैबिटाट लॉस, दैट मीन जिस एरिया में एलिफेंट्स रहते हैं वहां पर एरिया कंजर्व कर श्रिंक कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो कैसे भी करके पॉपुलेशन जो है तभी मेंटेन हो पाएगी जब रहने के लिए जगह हम उनको दे पाएंगे। ध्यान रखें, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्ट कंट्रीब्यूट करेगी और रिमेनिंग पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पार्ट अपनी तरफ से देना पड़ता है। तो इस तरीके से 1992 से स्टार्टेड ये प्रोजेक्ट है। देखने वाली एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके अलावा अभी तक हमारे देश में कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं ये आपको मोटा मोटा याद रख लेना है, 33। और एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करें तो कितने हो गए? लगभग 150। सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्लोथ बियर। सबसे पहली चीज, ये भालू वही है, मदारी वाला भालू, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपीयरेंस देख लो किस तरीके की होती है। ब्लैक कलर मेजोरिटी में है, चेस्ट पे कई बार तो इस तरीके से वी बना हुआ दिखेगा आपको क्रीम कलर से, कई बार कईयों के वाई भी बन जाता है, ठीक है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया कि भाई इनकी लगभग 30 से 50% पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है पिछले 10 सालों में। तो ऐसे में प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। इसी के चलते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है, और साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है। दैट मीन्स केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज इनका कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब देखो, स्लोथ बियर की बात करें तो ये मेजरली आपको ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट एरिया में मिल जाएंगे। ऐसे एरिया जहां पर बहुत सूखा पड़ता है या फिर थोड़ी बहुत नमी भी रहेगी तो काम चल जाता है इनका। और ये ग्रासलैंड एरिया में भी मिल जाते हैं। और इस पर्टिकुलर स्पीसी की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर मिलती है? इंडिया में लगभग 90%। ये मैं आपको बता चुका हूं यहां पर। अच्छा, ये ओमनीवोरस है। इसका मतलब क्या है? प्लांट्स भी खा करके राजी हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं। अब मैंगोज इनकी फेवरेट होगी, इसके अलावा टर्मिट्स, एंड्स, फिग्स, इनको भी ये खा लेते हैं, इनका काम चल जाता है। प्रीडेटर, इनके लिए सबसे ज्यादा खतरा कौन है? ये जो लकड़बग्गे होते हैं ना, या फिर वाइल्ड डॉग्स होते हैं या लेपर्ड होते हैं, वो इनके लिए खतरा है, जो कि इनको मारने में तुले रहते हैं। इसके अलावा इनकी ब्रीडिंग सीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी ब्रीडिंग सीजन मोर और लेस स्प्रिंग, लेट स्प्रिंग और अर्ली समर्स। इसका मतलब आप मोटी मोटी बात करो, गेहूं की कटाई हो रही है रबी सीजन वालों की, तो आप मान लो मोटा मोटा उसी टाइम पे इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या बताई जा रही है कि जब फीमेल्स आप कह सकते हो कि बर्थ देने वाली होती है या फिर कहो कि प्रेग्नेंट होती है ना इनमें स्लोथ बियर्स में, तो वो एक बिहेवियर अपनाती है जिसका नाम है डेनिंग बिहेवियर। अब डेनिंग बिहेवियर क्या होता है? आपने देखा होगा कुत्ता कभी भी कोई चीज ऐसी हरकत में आता है, कोई भी बाहर से मान लो बिजली कड़क रही है, तो एकदम से वो क्या करेगा? चुपचाप जाकर के किसी सोफे के नीचे कहीं छुप जाएगा अगर आपके घर में है तो, या फिर बाहर स्ट्रे डॉग्स को भी देखोगे तो वो भी थोड़ा सा मिमिया करके साइड में घुस जाएंगे। तो वो जो एक बिहेवियर है ना जिसमें शांति से एकदम कि हाँ जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो वाला बिहेवियर, दैट इज डेनिंग बिहेवियर। और उस बिहेवियर के चलते हैं फिर ये भालू जो हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी केव या दुर खोदते हैं ना, दुर खोदना, वो काम किया करते हैं फिर, और उसमें अपनी पोजीशन को सेव करके चलते हैं। दैट मीन्स एक तरीके से मोर और लेस एक ऐसी आइसोलेशन में जाना पसंद करते हैं जब प्रेग्नेंट होती है स्लोथ बियर, जब उनको कोई डिस्टरबेंस ना चाहिए हो। साथ में इनका सोने और जागने का जो साइकिल है वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कितना थ्रेट है। इनको लगे कि यार दिन में इधर उधर जाना खतरा है, आसपास में प्रेडेटर्स बहुत हैं, तो ये रात को निकल लेंगे, नॉक्टर्नल बन जाएंगे। अदरवाइज ये डायर्नल भी हैं। और इसके अलावा इनका एक ऐसा बिहेवियर भी देखा गया है कुछ भालुओं में जिसमें ये सुबह जल्दी डॉन के टाइम पे या शाम के टाइम पे, गोधुली वेला जिसको बोलते हैं ना, डस्क, उस टाइम पर भी ये घूमते फिरते मिल जाएंगे। इस तरीके के एनिमल्स को फिर बाद में नाम दे दिया जाता है क्रैप्यूस्क्यूलर। क्रैप्यूस्क्यूलर
शेड्यूल इनका। दैट मीन्स या तो अर्ली मॉर्निंग पे जिस टाइम पर इनको लगे कि हाँ भाई सेफ है तो वो थोड़ा रोम करने के लिए निकल जाएंगे, अदरवाइज इनका डायरनल या नॉक्टर्नल सिस्टम भी चलता है। नॉक्टर्नल मतलब रात को जग करके काम चलाना, और दिन में लगे कि हाँ जी खतरा कम है तो वो दिन में भी निकल लेते हैं। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि इनका हैबिटाट कैसा है, रहने की जगह कैसी है, और प्रीडेटर्स कितने हैं, खाने वाले जो खतरे हैं, जो भी आप कह सकते हो जो मारने वाले एनिमल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ध्यान रखें जो मदारी कम्युनिटी है, कलंदर कम्युनिटी राजस्थान में मिलते हैं मेजरली है, ठीक है, तो उनके द्वारा चलता ही है। आपने बच्चे अगर घर में देखे हो तो कालू मदारी आया सुना होगा, ठीक है, कालू मदारी आया काला अपना भालू लाया, तो वो वाला भालू है ये बॉस। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीसी है दैट इज लेसर फ्लेमिंगो। ये इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लो, याद रख लेना, नियर थ्रेटन्ड। इसका मतलब ध्यान नहीं दिया तो नुकसान में जा सकती है, इसका मतलब ध्यान देने की जरूरत है। और साइड्स में भी अपेंडिक्स सेकंड में है, इसका मतलब ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड उसमें रेगुलेशन है, बट यस उतना ज्यादा टाइट आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन नहीं है जितना कि अपेंडिक्स फर्स्ट वालों के लिए होता है। तो इस तरीके से स्टेटस आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो बात ऐसी है कि न्यूज में क्यों आया। देखो जी, आंध्र प्रदेश और आप कह सकते हो तमिलनाडु की कोस्टल एरिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो कोस्टल एरिया में बॉर्डर शेयर होती है ना, वहां पर पुल्लिकट लेक लोकेटेड है। और उसी पुल्लिकट लेक में अब लेसर फ्लेमिंगोज पिछले 6 सालों में पहली बार देखे गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कह सकते हैं ना इवेंट है, बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि एक री इमरजेंस है। बेसिकली ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ध्यान रखना, ये दूर दूर तक उड़ते हैं, ठीक है, कभी साइबेरियाज में चले जाते हैं फिर इधर आते हैं, मतलब पूरा दूर दूर तक लंबी फ्लाइट लेते हैं। तो अब की बार फ्लेमिंगोज का पुलिकट लेक में आना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। अबाउट फ्लेमिंगोज की बात करें तो सीधी बात है, इनकी स्पेशलाइज्ड डाइट होती है। क्या खाते हैं जी ये देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी एल्गीज होती हैं। इसका मतलब ये ऐसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी रुका हुआ है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इनको बेंथिक डायटम्स भी बहुत पसंद है। ये भी एक तरीके की एल्गीज ही होती हैं, बट यस ये वो एनिमल्स या फिर कह सकते हैं वो प्लांट हैं या वो स्पीसीज हैं जो कि ज्यादा गहरे पानी में नहीं होते। बेंथिक डाइटम जो होता है ना, वो ज्यादा गहरे पानी में नहीं होते और मोर और लेस पानी पे फ्लोट करते रहते हैं, और उन्हीं को खा करके ये लेसर फ्लेमिंगोज अपनी जिंदगी कंटिन्यू करते हैं। ये जनरली फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये ध्यान रखना, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। थोड़ा बहुत वहां पर नमकीन पन तो होगा ही, चाहे वो लेक हो, चाहे पैन हो, चाहे लेगून हो, थोड़ा बहुत सलाइन वाटर तो होगा ही। अच्छा, मिलते कहाँ पर हैं? ये देखो, इनका पूरा जो बेल्ट है इसको आप इस मैप से देख सकते हो यहाँ पर, जिसमें अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्शन हो गया, मेडागास्कर आ गया, और इंडिया में भी वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन, ये पर्टिकुलरली हम नोटिस करें तो महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया ना, वहां पर मेजरली ये दिखाई देंगे। आप देखोगे कि फ्लैमिंगोज के भी दो तरीके हैं, है ना, एक तो ये लेसर है और एक ग्रेटर भी है, उनका हम डिफरेंस आगे देखने वाले हैं। आगे देखा जाए तो ये ऑब्लिगेट फिल्टर फीडर है। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर तैरती हुई पानी में जो भी इनको इनका जो खाना है ना वो तैरता हुआ मिलता है या फिर ज़्यादा गहरा नहीं होता है, और उसी को कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं। अच्छा, इनके खाने में एक बड़ी काम की चीज़ है, दैट इज कैरेटिनॉइड पिगमेंट। और कैरेटिनॉइड पिगमेंट इनके खाने में होने के चलते इनका ये जो पिंक कलर अपीयर हो रहा है ना, ये आ जाता है। इसका मतलब बड़ा हेल्दी खाना खाते हैं, बड़ा सेलेक्टिव खाना खाते हैं ये, और उसके चलते इनको एक ब्यूटीफुल पिंक कलर भी मिल जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल्स की बात करें तो ये देखो, जब भी इनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो क्रॉप मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, ये क्रॉप मिल्क क्या है? देखो, इसमें सिंपल सा तरीका है कि फ्लेमिंगोस जो हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, पहले तो खुद खाना खाएंगे, खाना खा करके अपने पेट में उसको पचा करके और उसको डाइजेस्टेबल बना करके अपने बच्चे की चोंच में ले जा करके अपनी चोंच से खाना डाल देते हैं। दैट इज क्रॉप मिल्क, और उस क्रॉप मिल्क के आधार पर बच्चे फिर सर्वाइव करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है फ्लैमिंगोस का। इसके अलावा तंजानिया वाला जो एरिया है ईस्टर्न अफ्रीका में, जो तंजानिया लोकेटेड है, एक बार हम फिर से चलते हैं मैप पे, वहां पर आपको एक बार फिर से समझ में आएगा। ये एरिया है तंजानिया वाला, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या है कि अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर सोडा ऐश माइनिंग हो रही है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। अब सीधी बात है, वहां पर अगर केमिकल डिस्टर्बेंस इस तरीके की वाटर बॉडीज में आ जाएगी तो डेफिनेटली वहां पर फ्लेमिंगोज क्या रहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, लेक नटर्नो नेट्रॉन सॉरी लेक नेट्रॉन, यहाँ पर सोडा ऐश माइनिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के चलते फ्लेमिंगोज की ब्रीडिंग पर एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। तो आप समझ सकते हो कि इस स्पीसी को भी खतरा है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। स्मॉलर या फिर लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो में डिफरेंस देखो, अपीयरेंस, पहली चीज तो साइज का ही हो गया, आपको दिख रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो खाना खाते हैं लेसर फ्लेमिंगोज, ये देखो जनरली ऊपर फ्लॉट करता हुआ जो खाना होता है ना इनका, एल्गीज, वो ही खाते हैं। जबकि ये ग्रेटर फ्लेमिंगोज है ना, वो बहुत अंदर तक डाइव करके अंदर तक भी जो अपनी मछलियां हैं वो मिल जाती हैं, वो खा जाती हैं। ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो हैं वो बॉटम शैलो, वो लेक्स में ज़्यादा रहते हैं, दैट मीन्स वो बहुत गहराई से भी खाना खा सकते हैं। बट यस, इधर वाले सरफेस फीडर्स हैं कौन से? लेसर फ्लेमिंगोज, जिनकी हमने बात कर दी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज है ना, इनकी कॉलोनीज होती है ना, इनका ये जो ग्रुप होता है ये थोड़ा छोटा ही होता है एज कंपेयर टू लेसर फ्लेमिंगोज। तो साइज बड़ी तो ग्रुप छोटा, इस तरीके का मैकेनिज्म इनके बीच में चलता रहता है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए, ग्रेटर स्कूप। ग्रेटर स्कूप की बात करें तो इस तरीके का ये बतख होता है। ध्यान से देख लेना, आंखें बड़ी येलो होती हैं, चोंच थोड़ी ग्रेइश है। इसके अलावा देखा जाए तो ये IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, दैट मीन ज्यादा इतना कुछ अभी कंसर्न टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्वाइव कर रहे हैं। साइट्स में तो इनकी लिस्टिंग ही नहीं हो रखी, इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब इतना ही ज्यादा टेंशन वाली चीज ही नहीं है तो फिर इसको न्यूज में क्यों कवर किया? जी इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मणिपुर में जो लॉकटक लेक है ना, वहां पर इसको रिसेंटली देखा गया है और ये चीज अपने आप में इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। ग्रेटर स्कूप की अगर बात करें, ये मीडियम साइज डक होते हैं जो डाइव करके अंदर तक जाकर के मछलियां पकड़ के लाते हैं, खाते हैं, और इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सदंगमैन। ठीक है, सदंगमैन भी बोला जाता है इनको। और ये माइग्रेटरी बर्ड है, दैट मीन्स ये यूरोप, एशिया, US, कनाडा, इधर दूर दूर तक फ्लाइट करके चले जाते हैं आराम से। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साथ में ये मिलते कहाँ हैं? सीधी बात है, लॉकटक लेक का नाम ही आ गया, तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, तो फ्रेश वाटर एरियाज में मिलते हैं। और जनरली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत, जनरली नहीं, रेयरली आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और जो भी ग्रासी शोर लाइन है, दैट मीन्स आप यहाँ पे लोकटक लेक की बात करोगे ना, तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर में, इम्फाल में, मोरलेस एकदम मणिपुर के सेंटर में लोकेटेड है। और यहाँ पर आप देखो कि ये फ्लोटिंग ग्रासेस होती हैं लॉकटक लेक में। इवन वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर लोकेटेड है, केबुल लैमजो, नाम सुना हो तो आपने। ठीक है, और इन फ्लोटिंग ग्रासेस को बोला था फुमडीज। इन फुमडीज वाले एरिया में इनको रहने के लिए अच्छी खासी जगह मिल गई और बीच में पानी है ही, तो इस तरीके से सर्वाइवल का स्कोप इनका ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर अभी देखा गया इनको, इसलिए ये न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो जी, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर की बात करें तो अभी क्या होता है, जो गोदावरी रिवर है ना, दक्षिण की गंगा, उसकी एस्चुरी, दैट मीन्स माउथ के पास में, जहां पर वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ले जाकर के डालती है, वहां पर जो आंध्र प्रदेश का काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर अब की बार इंडियन स्कीमर्स को देखा गया, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि ये ज्यादातर जो मिलते हैं ये नदियों के आसपास में मिलते हैं, पर चंबल रिवर है ना, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश इधर फ्लो करती है, यहाँ पर ठीक ठाक क्वांटिटी में ये मिल जाते हैं। बट गोदावरी एस्चुरी के पास में इनकी विजिबिलिटी आना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखें, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 50 से 70% तक घटी है। साइट्स में कोई लिस्टिंग नहीं है, इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनकी कोई लिस्टिंग नहीं है। बट यस, इनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। अब देखो ये मिलते कहाँ पर हैं, देखो ये जनरली मिलते हैं, इनकी जो नेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है ना, अंडा देने का और जो अपने बच्चे पैदा करने का, वो जनरली होता है रिवर्स के बीच में, जो सैंड बार्स बन जाते हैं पानी के बीच में, आपने देखे होंगे छोटे मोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, है ना, डिपोजिशन की चलते हैं, तो उसके एरिया में ये वहां पर नेस्टिंग करते हैं, वही इनका रहने का तरीका है, वहीं पर वो रहते हैं जनरली। ठीक है, जो कि मार्शी लैंड होती है, मार्शी मतलब दलदली एरिया, वहां पर ये रहते हैं। इसके अलावा ये सैंडबार्स की बताई दी मैंने आपको, और ये स्पीसीज हैं, ये जनरली स्लो मूविंग रिवर्स, मतलब जहां पर पानी की स्पीड, अब सीधी बात है डिपोजिशन कहाँ आएगा भाई,
रिवर जब माउंटेन से नीचे उतरती है तो उस टाइम पे तो स्पीड रहता है पानी में बहुत ज्यादा, तो इरोजन रहता है माउंटेनियस कोर्स में। पर जब वो बुढ़ापे वाली पोजीशन तक पहुंच जाती है, जब पानी को ले जा करके कोई बड़ी सी वाटर बॉडी में ले जाके डालना होता है, तो वहां पर स्लोप हो जाता है कम, और स्लोप कम के चलते फिर क्या होता है, यहाँ पर ये डिपोजिशनल फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर सैंड बार्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, मिट्टी जमी हुई मिल जाती है, और वहां पर फिर ये रहना पसंद करते हैं, जिनको इंडियन स्कीमर हम बोल रहे हैं। आप देख सकते हो ये साइज, ठीक है, मीडियम साइज की होते हैं, और इनकी चोंच है ना, ये बीक, इसका नीचे वाला पोर्शन लंबा होता है, ऊंचे वाला थोड़ा छोटा होता है, और जब इनको हंटिंग करनी होती है तो उड़ते उड़ते नीचे वाले पोर्शन को पानी में डाल देते हैं, और ऊपर फ्लोट करता हुआ कुछ भी, अगर कोई मान लो मछली है कोई, या फिर वाटर स्नेक है, वो कुछ भी आ गया तो उसको उठा करके और फिर खा जाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस रहता है सिंपल। ये सरफेस ड्वेलिंग फिश पे रिलाई करते हैं। कुछ आप कह सकते हो कि इंसेक्ट लार्वा ये भी मिल सकते हैं, क्रुस्टेशियन दैट मीन्स कुछ छोटे मोटे एनिमल्स हैं वो भी मिल जाते हैं इनको वाटर बॉडी में अपर पोर्शन में, तो वहां पर ये आराम से अपना काम चला लेते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं ना, मतलब जब या तो फ्लाइट कर रहे हैं या फिर जब ये डिस्टर्ब होते हैं, तो ये नेजल कैप या फिर किप नोट्स को अपने एमिट करते हैं, दैट मीन्स अपनी कुछ एक ऐसी बिहेवियर शो करते हैं जो कि टिपिकली इन्हीं के साथ होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। थ्रेट क्या है, देखो जी, एनिमल्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उनका हैबिटाट डिग्रेडेशन, उनकी रहने की जगह बिगड़ना। बताया जाता है कि जिन रिवर्स के आसपास में ये इंडियन स्कीमर्स मिलते हैं, उन रिवर्स पे अगर बड़े डैम बना दिए तो सेडिमेंट डैम के इधर रुक जाएंगे, इधर कुछ आएगा नहीं, तो वो सैंड बार्स नहीं बन पाएंगे, तो इनके सर्वाइवल पे नुकसान हुआ कि नहीं। इसके अलावा पोल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, शिप्स के थ्रू रिवर्स में, तो उससे भी इनको कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, ठीक है। अगर हम गोदावरी एस्चुरी की बात करें तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साथ में जो कोस्टल लाइन बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश के द्वारा, वहां पर ये अभी एक तरीके से इंडियन स्कीमर्स को देखा गया है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज मालाबार ट्री टॉड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉग है। इसके बारे में इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक चेकलिस्ट अपडेट की गई है इंडियन एम्फीबियंस के बारे में। इंडियन एम्फीबियन मतलब भारत में मिलने वाले वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं, उनसे रिलेटेड लिस्ट को अपडेट किया गया, और अब की बार मालाबार ट्री टॉड को भी उसमें जगह दे दी गई है। अच्छा, ये मिलते कहाँ पर हैं, ये देखो अभी रिसेंट टाइम पे देखे गए हैं मोलम नेशनल पार्क और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखें, मोलम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों, ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में लोकेटेड है। अच्छा, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है जी, एंडेंजर्ड है। इसका मतलब वही 50 से 70% तक इनकी पॉपुलेशन रिसेंट 10 सालों में खत्म हुई है। साइट्स में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है, और ना ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका कोई प्रोविजन दिया हुआ है। खतरा क्या है, अगेन देखो, छोटी सी स्पीसी है, जगह नहीं मिलेगी, वही बात है, जंगल कट रहे हैं तो जंगलों में रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, और एक फंगी बड़ी खतरनाक तरीके से इनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या घट रही है। उस फंगी का नाम आपको याद रख लेना है। कई बार फंगस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली दिस टर्म वाज इन न्यूज़, बताइए ये क्या है, ये कोई फ्रॉग की स्पीसी है, ये कोई फंगस है, ये कोई वायरस है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फंगस का नाम आप याद रख लेना, बेट्राको साइथ्रियम डेंड्रोबैटिडिस, ठीक है, बेट्राको साइथ्रियम डेंड्रोबैटिडिस इस फंगस का नाम है, और इस फंगस की वजह से इनको बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फीमेल जो होती है वो मेल्स के कंपैरिजन में साइज में बड़ी होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क की बात आई उनकी, तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सट्टेरी में लोकेटेड है गोवा में, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अलावा मोलम नेशनल पार्क है, उसका नाम बदल करके पूरा क्या कर दिया है, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान होगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं या फिर देखे हैं तो। और ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, अगेन गोवा जाएगा। महादेई तो रिवर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको इस पर अटेंशन दे देनी है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, एक भी चीज को छोड़ देना दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट आपके आगे यूरेशियन ऑटर्स। देखो इस तरीके के होते हैं ऑटर, ठीक है,
दिखने को तो चूहे जैसे है पर लंबी साइज होती है, और ये बेसिकली एम्फीबियन ही होते हैं, पानी में भी सेमी एक्वेटिक है, इसका मतलब पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं। अच्छा, IUCN रेड लिस्ट नियर थ्रेटन्ड, प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई। अभी पिछले 10 सालों में इनकी पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही है, पर इतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल चिंता की बात है, बट यस फिर भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल सेकंड में इनको डाला हुआ है। दैट मींस प्रोटेक्शन है बट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की ऑलिव रिडली टर्टल्स को दी गई है। ओके, अब बात ऐसी है कि ये क्यों न्यूज में है। देखो, चिनाब रिवर है ना, इंडस की ट्रिब्यूटरी, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, आप ये कहो उसकी भी एक और ट्रिब्यूटरी है, छोटी स्ट्रीम्स। आपको पता है ना रिवर कैसे बनती है, छोटे नदी नाले मिलकर के एक बड़ी रिवर बनती है। तो ऐसे में जो नीरू स्ट्रीम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में है, वहां पर ये यूरेशियन ऑटर है ना, इनको ऑब्जर्व किया गया है। और एक चीज ध्यान रखें, ये एक इंडिकेटर स्पीसी है। इंडिकेटर स्पीसी का मतलब अगर कहीं पर यूरेशियन ऑटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां का एनवायरमेंटल सिचुएशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, पोल्यूशन लेवल कम है, क्योंकि पोल्यूशन रेजिस्टेंस इनका कम होता है। इस वजह से जहां पर भी पोल्यूशन बढ़ जाता है तो ये वहां से निकल लेते हैं। तो ऐसे में वहां पर दिखाई देना ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। हैबिटाट जनरली ये वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन में दिखाई देते हैं। वेस्टर्न घाट का मतलब साउथ इंडिया की, हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लोकेटेड जो माउंटेन्स है उधर दिखाई देते हैं, और उसके अलावा हिमालयन रीजन में। अच्छा, ये नॉक्टर्नल भी हो सकता है, डायरनल भी हो सकता है। अगेन, अगर इनको लगे कि खतरा है दिन में तो ये निकलेंगे रात को, तो नॉक्टर्नल। अगर लगे कि खतरा नहीं है दिन में तो निकलेंगे दिन में, तो डायरनल। ठीक है, डाइट में छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, क्रैब्स, स्मॉल फिशेस, उनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। और ये अपने आप में फ्लैगशिप स्पीसी के तौर पे भी कंसीडर होती है। फ्लैगशिप स्पीसी का मतलब क्या हो गया, ऐसी जानवरों की आप कह सकते हो प्रजाति जिनको डर है कि वो खत्म हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में ये किया जाता है कि जिस एरिया में ये मिलते हैं ना, उस एरिया में उनको सोशल आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाए, समाज में इस तरीके का मैसेज दे दिया जाए, इनको एम्बेसडर बना दिया जाए पर्टिकुलर एरिया का, कि भाई इस एरिया में जाओ तो आप यूरेशियन ऑटर्स को तो देखो कितनी शानदार स्पीसी है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी अवेयरनेस फैलाएंगे और काम भी करेंगे। तो फ्लैगशिप स्पीसी बेसिकली वही होती है। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट का बता ही दिया मैंने आपको, जिसमें ये पानी में भी रहते हैं और सेमी एक्वेटिक और जमीन पे भी रह लेते हैं। अब ये इंडस रिवर है, इंडस की 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जिसमें झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। राबी, ये ब्यास और सतलुज दोनों मिल जाती है हरीके बैराज पंजाब में, फिर सतलुज बन जाती है, और फिर अल्टीमेटली ये पाकिस्तान में जाकर के इंडस में मिल जाते हैं। सो पॉइंट इज कि चिनाब की ये ट्रिब्यूटरी है नीरू रिवर, उसमें ये यूरेशियन ऑटर्स देखे गए हैं। देन कम्स द नेक्स्ट स्पीसी, दैट इज स्म्यू डक। स्म्यू डक की बात करें तो अभी इनको कश्मीर में वुलर लेक वाला एरिया है, वहां पर देखा गया है 116 साल बाद। ध्यान रख लेना भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 116 साल बाद एक अपने आप में बहुत लंबा समय बीत गया। ये एक तरीके के डक, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कलर वेरिएंट हो सकता है इनका, बट इनकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो इस तरीके से बड़ी तीखी होती है, मिसाइल की तरह। तो ऐसे में इनको हंटिंग करना बड़ा आसान रहता है। अच्छा जी, प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN में लीस्ट कंसर्न है, और साइट्स में भी लिस्टेड नहीं है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको लिस्ट नहीं किया गया है। साइज कितनी है इनकी, मीडियम साइज। और कहाँ पर मिलते हैं, यूरेशियन और यूरोपियन रीजन में मेनली दिखाई देते हैं। दैट मीन्स आप देख सकते हो यूरोप और एशिया का जो बीच का एरिया है वो आप देख सकते हो, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट देख लो, या फिर रशिया का थोड़ा बहुत पोर्शन देख सकते हो। और इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जिनमें हुक टिप्ड और सेरेटेड एज। दैट मीन्स आप देखो कि किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बड़ी हेल्पफुल होती है इनको हंट करने में। एकदम से पानी के अंदर घुसो, हंट करो, निकल लो। ठीक है जी। वुलर लेक की बात की जाए तो वुलर लेक कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि झेलम रिवर से यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। वैसे इसको ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है वुलर लेक को, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, झेलम का ही पार्ट है, ये अलग हो गया सेडिमेंटेशन डिपोजिशन के चलते। बट यस, वुलर लेक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में लोकेटेड है। वुलर लेक रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब हो गया एक वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब हो गया ऐसी जमीन जहां पर पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको हम लेक या रिवर बोलें, बट यस वहां पर एक तरीके से पानी की क्वांटिटी इतनी है कि वहां पर आपको लैंड, एक तरीके की ट्रांजिशनल जोन होती है वेटलैंड्स। ओके, जिसमें क्या होता है, लैंड और वाटर बॉडीज के बीच का एरिया जहां पर आपको 6 मीटर या उससे कम गहराई का पानी मिलता है। अब वहां पर एनिमल जो है
वो आपको मिल जाएंगे। एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो एक तरीके से लैंड में सर्वाइव करने वाले मिल जाएंगे, और जिनके ऊपर पानी भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है इस तरीके का। बट जब उन्हीं वेटलैंड एरियाज को, उन्हीं नम भूमियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फिर डाल दी जाती है रामसर साइट के तौर पे कि उनकी प्रोटेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो इकोलॉजी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, रामसर एक कन्वेंशन है, एक एग्रीमेंट है। ईरान में प्रॉबेबली एक सिटी है रामसर, वहां पर वो एग्रीमेंट हुआ था जिसके आधार पर वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन की बात की जाती है। जिस एरिया में ये वुलर लेक लोकेटेड है ना, उस एरिया में आप देखोगे एक माउंटेन है जिसका नाम है हरमुक माउंटेन, और उसी के बॉटम या फिर फुट हिल्स में ये लोकेटेड है। ठीक है जी। इसके अलावा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि पानी की सप्लाई कौन सी रिवर करती है इसको, झेलम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज मैंग्रोव पिट्टा बर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसी है क्योंकि एक तो साइज बड़ी छोटी है, रंग बिरंगा दिखने में है, इसका मास्क देखो ब्लैक है, इसकी चेस्ट देखो, बेली देखो येलो है, इसका जो आप कह सकते हो विंग्स हैं ये ग्रीन ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएंगी। IUCN में नियर थ्रेटन्ड है, इसका मतलब ये है कि ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी है। बट ये साइट्स में कोई मेंशन नहीं है, और ना ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका कोई मेंशन आपको मिलेगा। इसके अलावा ये न्यूज़ में क्यों है भाई, रिसेंट टाइम में क्या है, उड़ीसा में इनकी सेंसस हुई, और उस सेंसस को करने का तरीका, भाई सीधी बात है, ये बर्ड्स झुंड में मिले। अब मिले भी कहाँ, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव का मतलब कोस्टल एरियाज में मिलने वाले वो प्लांट्स जो कि सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, है ना, नमकीन पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि इनकी काउंटिंग की गई। काउंटिंग का तरीका था क्या, पॉइंट काउंट मेथड। दैट मीन्स एक साथ कितने झुंड में कितने बैठे हैं उनकी काउंटिंग कर लो, और प्लस ये देखो कि डायरेक्ट साइटिंग करके कि हाँ जी एक्चुअल में कितने बैठे हैं उनकी काउंटिंग कर लो, प्लस क्रिपिंग साउंड। दैट मीन्स अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग साउंड, उनको सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सेंस करो, काउंट करो कि हाँ भाई इतने बर्ड्स यहाँ पर आइडिया से हो सकते हैं। मिलते कहाँ है ये देखो, भीतरकनिका उड़ीसा वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन वाले एरिया में। ठीक है, वहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैंग्रोव्स हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलते हैं उनकी बात करें तो ये आपके सामने पूरा मैप है। सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और भीतरकनिका की बात करें तो ये उड़ीसा में आ जाता है। और इसके अलावा लंबी लिस्ट है, ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैप को आप ध्यान से देख लेना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हमारे मैंग्रोव साइट्स लोकेटेड हैं। ठीक है, और इसको बायो इंडिकेटर के तौर पे भी देखा जाता है। ये मैंग्रोव पिट्टा बर्ड है ना, कैसे भाई, सीधी बात है, ये जहां पर मिल रहे हैं इसका मतलब हेल्दी मैंग्रोव कंडीशन है, वहां की इकोलॉजी, वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्टेबल है। अच्छा, खाते क्या है, ये देखो, इंसेक्ट, मॉलस्क, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, उनको खा लिया करते हैं। अब सीधी बात है, हमारे यहाँ पर कहाँ मिलते हैं मैंग्रोव्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी मैप पे बता ही दिया, उसमें अब ज़्यादा कुछ ज़्यादा कहते हैं ना डाइव इन करने की जरूरत जो है वो आपको होगी नहीं। जैसे सुंदरबन वाला एरिया वेस्ट बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में भी गोदावरी बीच और ये है, वहां पर भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैंग्रोव पिट्टा बर्ड है उनकी प्रेजेंस आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। ये देखो अभी क्या होता है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में 3 जने जो हैं वो इस स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल की आप कह सकते हो कि मीट कंज्यूम करते हुए मिले। उन्होंने इलीगली कैप्चर किया और वो कंज्यूम कर रहे थे। तो ऐसे में वहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई। पॉइंट ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है। दूसरी बात, IUCN में भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है। तो कुल मिलाकर के तीनों की तीनों जो प्रोटेक्शंस मिलनी चाहिए, जिनके तहत ये हाईएस्ट एक कह सकते हैं ना कि प्रोटेक्शन के अंडर में आने वाला एक ये स्पीसी हो गया। अपीयरेंस आप देख सकते हो दिखने में कैसा है, ब्लैक और येलो में कॉम्बिनेशन में है, और ये स्पॉट्स हैं येलो, इसलिए इसको ब्लैक, ये आप कह सकते हो स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल इसको बोल दिया जाता है। कॉमन नेम्स की बात करें तो इसको ब्लैक पॉन्ड टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड टर्टल और हैमिल्टन्स टेरेपिन के नाम से भी जाना जाता है। मिलता कहाँ पर है, जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी काजीरंगा की बात करें तो ये असम नॉर्थ ईस्ट में आ गया, वहां पर मिला है। अपीयरेंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्लैक कलर होता है और येलोइश स्पॉट्स होते हैं, और साथ में वेज शेप्ड मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से लाइंस हैं, ये आपको बनी हुई मिल जाती है बॉडी पे। इसके अलावा ये मेनली मिलेगा कहाँ पे, फ्रेश वाटर। दैट मीन्स आपको सलाइन वाटर में नहीं मिलेगा। पॉन्ड का नाम आ गया ना, पॉन्ड का मतलब होगा ही फ्रेश वाटर, और वो पॉन्ड के पानी को हम बोलते हैं क्या है टेक्निकली, लैंटिक वाटर।
देखो दो तरीके से पानी को आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है फ्लोइंग वाटर जिसको बोलते हैं लोटिक, और एक होता है स्टेशनरी वाटर रुका हुआ जिसको बोलते हैं लेंटिक। तो बेसिकली पॉन्ड जो होते हैं तालाब वो क्या होता है लेंटिक। तो ये जो स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल है ये बेसिकली लेंटिक वाटर बॉडीज में मिलता है। ये कार्निवोरस है, दैट मीन्स कीड़े मकोड़े या फिर पानी में मिलने वाले छोटे बड़े एनिमल्स हैं उनको खाता है। प्लस कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो वेजिटेटिव ट्रैक्ट है, इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बॉडी के अंदर जो पूरा पाचन तंत्र है, उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो कई बार कुछ वेजिटेशन या वेजिटेटिव मटेरियल भी मिला है। दैट मीन्स मेजरली तो ये देखो एनिमल्स को ही कंज्यूम करते हैं, छोटे एनिमल्स को, है ना। इंसेक्ट भी हो सकते हैं, स्नेल्स भी हो सकते हैं। स्नेल मतलब रेंग के चलने वाले जो पानी के कीड़े होते हैं वो, ठीक है। बट कई बार वेजिटेशन भी मिल गया। इसके अलावा फीमेल्स की साइज है वो आपको ज़्यादा मिलेगी मेल्स के कंपैरिजन में। और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है कि ये जनरली आप देखोगे कि ट्विलाइट के टाइम पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। कहने का मतलब जब अंधेरा सा रहता है ना, हल्का सा अंधेरा रहता है, ठीक है, तो शाम का टाइम मानो मोटा मोटा, ठीक है, उस टाइम पर ये जनरली आपको दिखाई दे जाते हैं। और उसके पीछे भी कारण क्या है कि शाम के टाइम पर एक तो क्या होता है इनकी विजिबिलिटी काम कर जाए, और दूसरा ये जल्दी से ऑब्जर्व भी ना हो। मान लो इनका कोई प्रेडेटर हो, इनको खत्म करने वाला, इनको खाने वाला कोई एनिमल कोई अटैक कर सके, तो उससे बचने का ये तरीका है। और ये जो बिहेवियर होता है जो शाम के टाइम पे निकल करके अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एनिमल्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं एक तरीके से क्रीप्यूस्कुलर, ठीक है, क्रीप्यूस्कुलर बिहेवियर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम में इस जगह पे देख सकते हो, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में। इसके अलावा असम में लोकेटेड इंपॉर्टेंट अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की बात करें उनमें मानस है, ओरांग है, इसके अलावा लोअर है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो होलंगापार गिबॉन, ठीक है, होलंगापार गिबॉन, और एक ये डिब्रू सईखोवा। ये इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिगेटर गारफिश। देखो एलिगेटर आपने देखे होंगे जिस तरीके के घड़ियाल होते हैं, लंबी उसकी उनकी बीक होती है और उनके इस तरीके से खतरनाक दांत होते हैं। तो बेसिकली ये फिश है ना, ये अभी रिसेंट टाइम में कश्मीर में आप देख सकते हो, कश्मीर में पहाड़ी एरिया है, सुंदर सुंदर वहां पर लेक्स हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये इडिलिक लेक्स मतलब कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं सुंदर, जिनमें आप देखोगे कि बहुत ही सिंपल हैं, पीसफुल प्लेस होती हैं। तो इडिलिक बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिससे आप किसी की स्पेसिफिकेशन बता पा रहे हो, राइट। तो कश्मीर में जो लेक्स हैं उनमें से किसी एक लेक में, अब नाम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है अपने पास में, बट यस इडिलिक लेक का मतलब हो गया एक ब्यूटीफुल लेक जहां पर जाकर के आपको कामनेस फील हो, टूरिज्म के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाए। तो वहां पर क्या होता है, एक गार फिश मिली, इसका एलिगेटर गारफिश मिली, जो कि नॉन नेटिव है क्योंकि ये यहाँ की नहीं है। ये बेसिकली कहाँ की है, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर मेजरली मिलती है ये, ठीक है। अब ये अपने आप में आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है। अगर गलती से भी इस तरीके की लेक्स में कोई मान लो कि नहाने के लिए उतर जाए तो ये गारफिश तो बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकती है। तो कई बार इस तरीके से अलर्ट होकर के भी आगे चलने की जरूरत होती है। खैर पॉइंट हमारा है कि ये गारफिश जो है, एलिगेटर गारफिश, ये क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसके ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसके जो आप कह सकते हो स्विम करने में जो हेल्प करने वाले फिन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, रे फिन्ड। दैट मीन्स इस तरीके से जो लाइनें निकली हुई है ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, गार फैमिली से। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस फिश के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, दैट इज यूरी हेलाइन फिश है ये। यूरी हेलाइन फिश का मतलब हो जाता है कि सैलिनिटी अगर चेंज भी हो जाए ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको फिक्स सैलिनिटी की रिक्वायरमेंट है, ये एडजस्ट कर लेती है अगर पानी के अंदर लवणता या सैलिनिटी के वेरिएशन आ रहे हैं तो इसलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है वैसे देखी जाए तो। दूसरी बात करें तो इंडिया में ये मेजरली भोपाल और केरला में तो देखी गई हैं, बट अभी कश्मीर में और देखी जा चुकी हैं, तो ये अपने आप में एक नई चीज आ जाती है। इसके अलावा ये अपने आप में एक प्रीडेटर फिश है, दैट मीन्स दूसरी फिशेस को या दूसरे जो वाटर एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव करती है। कार्निवोर है क्योंकि वो उनको खा रही है, स्ट्रक्चर से ही पता पड़ रहा है कि माउथ का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आप देखोगे कि ये अपने आप में नेटिव स्पीसीज जो भी है, जैसे अब कश्मीर के अंदर ये मिल गई ना, तो कश्मीर में इन लेक्स में, इडिलिक लेक्स, दैट मीन्स ब्यूटीफुल लेक्स में जो और वहां की नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा है क्योंकि वो खाएगी इनको। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईयूसीएन के हिसाब से देखें तो लीस्ट कंसर्न, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सर्वाइव कर रही है और साइट्स में लिस्टिंग ही नहीं हो रखी है, और 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसका कोई लिस्टिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। तो ये थी एलिगेटर गारफिश। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हिमालयन ब्राउन बियर। इसकी बात करें
तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये कलर में ब्राउन है, ठीक है। और हिमालयन रीजन का मतलब ये हिमालयन एरिया में मिलता है, दैट मीन्स स्नो कवर्ड एरियाज में ये आपको मेजरली देखने को मिल जाएगा, जहां पर बर्फ से ढका हुआ है हिमालय वहां पर। तो बेसिकली क्या होता है अभी रिसेंटली कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हंडवाड़ा बेसिकली जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। तो वहां पर एक ब्राउन बियर को कैप्चर किया गया, ठीक है। अब ऐसे में ब्राउन बियर का नीचे आना अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए आया होगा, या फिर रास्ता भटक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उनका कैप्चर करना एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। अब देखो हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में हम समझते हैं, ये लार्जेस्ट कार्निवोर है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब हिमालयन रीजन में जो पहाड़ है, पहाड़ी एरिया में ज्यादा हाइट पे मिलने वाले जो भी कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स का मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खा करके सर्वाइव करते हैं, तो उन कार्निवोर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये। अच्छा, इसकी पोजीशन जो है वो मोरलेस कितनी मानी जाती है, कितनी हाइट के ऊपर ये मिलते हैं, तो ये 200 से 250 सॉरी 2000 से 2500 मीटर से ज्यादा हाइट के ऊपर ये जनरली मिलते हैं। इसका मतलब मोर और लेस स्नो कवर्ड एरियाज में ये आपको दिखाई दे जाएंगे। अब पॉइंट है कि जिस एरिया से ऊपर स्नो कवर है तो वहां पर आपको ये भी ध्यान होगा कि ट्री सर्वाइव नहीं कर पाते, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो लाइन जो कि ऊपर तो स्नो कवर है और नीचे उसी हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं ट्री लाइन। तो ट्री लाइन के ऊपर ही जनरली ये आपको जो हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आर्बोरियल बियर है। आर्बोरियल का मतलब हो गया कि ये पेड़ पौधों पर रहना भी पसंद करते हैं, ठीक है, जहां कहीं भी इनको मिल जाता है, जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर है तो पेड़ों पर रह जाते हैं। बट जनरली ये ट्री लाइन से ऊपर ही मिलते हैं। बट यस, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए कई बार आना भी पड़ता है नीचे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे ये टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बट यस पेड़ों पर भी रह सकते हैं, ये पॉइंट है। और इसके अलावा ये नॉक्टर्नल है, दैट मीन्स रात को निकलते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, चाहे फिर वो छोटे इंसेक्ट्स मिल जाए तो भी इनका काम चल जाता है, या फिर आप देखोगे कि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने के लिए ये छोटे क्रुस्टेशियन, दैट मीन्स पानी में मिलने वाले सॉफ्ट बॉडीड जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन पे भी वो सरवाइव कर लेते हैं आराम से। इसके अलावा देखा जाए तो ये प्लांट्स की रूट्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक गोट्स, कहने का मतलब इनकी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी खाना मिल जाए उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया कि एक बार जब इनके लिए एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेते हैं, अपनी खुद का जो भी अपना हैबिटाट है, जो भी अपना एरिया जहां पर ये रहते हैं। और उसके बाद में, और ये लंबा समय रहता है, जो ठंड का टाइम होता है ना, जैसे अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई तक ये हाइबरनेट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया कि अपनी सारी एक्टिविटीज एकदम खत्म, एक लंबी नींद में चले जाते हैं फिर ये, ठीक है। तो ये अक्टूबर से अप्रैल मई तक ये जब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है उस समय पर हाइबरनेट करते हैं। मिलते कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वही अगेन हिमालयन रीजन आ गया। स्टेटस की बात करें तो साइट्स में देखो अपेंडिक्स फर्स्ट में, दैट मींस इसके इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है साइट्स के द्वारा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकी सर्वाइवल के लिए थ्रेट है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सी बटरफ्लाई। देखो बटरफ्लाई तो ऐसे बेसिकली आपको पता है कि हवा में उड़ती है, बट यहां पर इसकी अपीयरेंस देख सकते हो इस पर्टिकुलर एनिमल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस स्पीसी की, वो बेसिकली अपीयरेंस में मोर और लेस बटरफ्लाई की तरह दिखाई देता है। और इसके जो लिम्स हैं, इधर साइड के जो दो लिम्स हैं, ये बेसिकली है तो मस्क्यूलाइन, दैट मीन्स इनमें मसल्स हैं इनकी, बट ये इजीली फ्लॉट कर पाती हैं, इजीली तैर पाती हैं ओशनिक वाटर में। और अपीयरेंस जो है वो मोर और लेस बटरफ्लाई जैसी दिखती है, इसलिए सी बटरफ्लाईज का नाम दे दिया। तो पॉइंट ये है कि इनके लिए खतरा बढ़ता चला जा रहा है, दैट इज राइजिंग ओशन एसिडिफिकेशन। दैट मीन्स जो ओशनिक वाटर है उसकी एसिडिटी लेवल जो है वो बढ़ रही है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखो, आपने सुना होगा कि पीएच वैल्यू होती है अगर हमें कभी भी किसी भी लिक्विड या किसी भी मटेरियल की एसिडिटी या फिर बेसिक टेंडेंसी को चेक करना है तो, ठीक है। तो ऐसे में अगर पीएच वैल्यू 7 पे आती है तब तो देखो वो है मोर और लेस न्यूट्रल, ना तो वो जा रहा है आपकी एल्केलाइन टेंडेंसी की तरफ, मतलब एक तरीके से क्षार भी नहीं बन रहा, और ना ही वो बन रहा है एसिड।
अब ऐसे में क्या है कि अगर ओशियनिक वाटर की बात करें ना, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। तो ऐसे में मोर और लेस वो सैलाइन वाटर हो गया, और सैलाइन वाटर के अंदर सर्वाइवल जो ओशियनिक कह सकते हो एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं, उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। बट हो क्या रहा है कि जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, उसकी क्वांटिटी जब जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाद में ओशियनिक वाटर के साथ में एक तरीके से रिएक्ट करती है और बना लेती है एक तरीके से कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड जो है, उसके चलते ओशियनिक वाटर्स की आप कह सकते हो कि एसिडिफिकेशन हो रही है। वहां पर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से नीचे जा रही है। 7 से नीचे का मतलब आप कह सकते हो कि 6 हो गई, 6.5 हो गई, तो उसका मतलब वहां पर एसिडिटी बढ़ रही है। तो वो चीजें क्या शो कर रही हैं कि वहां पर ओशन वाटर जो है उसकी सैलिनिटी खत्म हो रही है, सैलिनिटी रिड्यूस हो रही है, और इस चक्कर से इनके जो वाटर बॉडीज में इन ओशनिक वाटर्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जिनमें एक है ये सी बटरफ्लाई, इसके सर्वाइवल को भी वहां पर खतरा मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके पास में मस्क्यूलर फीट होते हैं, जिनको फ्लैपर्स हम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे नॉर्मल तितलियों के पास में अपने पंख होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, स्विम करने के काम में आते हैं इनके जो फीट है, और वहां पर तितलियां उड़ने के काम में आती हैं, काम में लेती हैं। तो मोर और लेस वैसा अपीयरेंस होने के नाम पर इनका नाम हो गया सी बटरफ्लाई। इसके अलावा देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक एक आप कह सकते हो कि अपनी एक तरीके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लेकर के चलती है, जिसको बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट्स। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल हो। तो ये अपने आप में इनको बहुत यूनिक बना देती है कि इनके पास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के दोनों एक ही पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल के पास में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास में जो बॉडी है, जिस स्ट्रक्चर को आप ये हाथ में भी देख सकते हो, मोर और लेस ये ट्रांसपेरेंट है, बट इसमें कैल्सिफाइड, दैट मींस कैल्शियम कंटेंट होता है, जो कि इनको एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे ओशन में इनको सर्वाइव करना होता है तो थोड़ी मुश्किलें कम होती हैं। नो डाउट एसिडिटी को ये बियर कर पाती हैं, बट यस, अगर एसिडिटी अगर लगातार बढ़ती चली गई, पीएच वैल्यू लगातार 7 से कम होती चली गई, तो इनके लिए फिर खतरा हो जाता है। तो वही पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सी बटरफ्लाई के संबंध में। चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया पिग्मी हॉग। दुनिया के सबसे छोटे सुअर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आर्टिकल्स या फिर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देना भाई। पिग्मी हॉग की बात करें, स्मॉलेस्ट रियरेस्ट इंडिकेटर स्पीसी है। इंडिकेटर स्पीसी का मतलब जिस भी इकोसिस्टम में ये मिलेंगे ना, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ हेल्दी एनवायरमेंटल सिचुएशन बनी हुई है। अगर ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो मान के चलो जिस एरिया में पिग्मी हॉग्स मिलते हैं और वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो इसका मतलब वहां पर एनवायरमेंटल थ्रेट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो, चाहे हैबिटाट लॉस की वजह से हो, चाहे और कोई वजह हो। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये मेजरली कहां पर मिलते हैं, ये देखो हिमालयन रीजन के जो फुट हिल्स है, दैट मींस हिमालयन रीजन में जो भी पहाड़ी एरिया में ये फुटिल वाला एरिया जो है, जिसमें आप मेजरली आप हमारे नॉर्थ वाले स्टेट्स उठा सकते हो। ठीक है, और उसमें भी एल्यूवियल ग्रासलैंड्स आपको कहां पर मिलेंगे, मान लो उत्तराखंड में मिल गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेपाल जो है वो मोर और लेस कैसा है, आपका हिमालयन रीजन है, और फुट हिल्स में आ जाती है आपकी ग्रासलैंड उत्तर प्रदेश में, बिहार वाला एरिया भी आ जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, बंगाल का पार्ट आ गया कुछ, ठीक है, असम का पार्ट आ गया, तो वहां पर आपको पिग्मी हॉग्स हैं वो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे ये मैमल्स हैं, इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड है इनके पास में, और ये भी अपने बच्चों को फीड करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीड एक तरीके से उनका ये प्रोसेस रहता है, और ये अपना खुद का होम बनाते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अपना खुद का घर बनाते हैं, जिसमें इन छत भी बना लेते हैं। तो इतने क्रिएटिव स्पीसीज हैं ये अपने आप में। और अभी फिलहाल देखी जाए तो इसकी अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो किस में मिल रही है, असम में मनस टाइगर रिजर्व है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी।
ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है असम के कुछ मानस टाइगर रिजर्व और इनके बारे में देखना। वैसे ऑलरेडी हम इस मैप को देख चुके हैं, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये इधर देखोगे तो भूटान में ऊपर की तरफ आप मोर और लेस नोटिस करोगे तो यहाँ पर हिमालयाज, तो हिमालयन फुट हिल्स यहाँ पे आ गई, और यहाँ पर मानस रिवर भी पास होती है इधर से, तो ग्रासलैंड्स की प्रेजेंस भी है। तो ऐसे में इनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। बट यस, अगेन मैं बता दूं कि जहां पर भी पिग्मी हॉग्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, दैट मीन्स वहां पर इकोलॉजिकल कंसर्न्स उठ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इंडिकेटर स्पीसी। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, IUCN में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि पिछले 10 सालों में लगभग 80 से 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मींस इंटरनेशनल ट्रेड अगर पिग्मी हॉग्स का किया जाता है तो इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रोविजन किया हुआ है। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई ले जाना चाहे दैट्स ओके, बट कॉमर्शियल ट्रेड बिल्कुल बैंड है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है इसके अंडर में भी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिग्मी हॉग्स जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कड़े प्रोविजन किए हुए हैं, और जरूरी भी है इनके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका ढोले। ढोले बेसिकली जंगली कुत्तों को बोला जाता है। ठीक है, देखो इसमें ढोले बेसिकली अभी सिमलीपाल वाला जो एरिया है उड़ीसा में, वहां पर एक बार फिर से देखने को मिला है। पिछले 30 सालों से गायब थे ये वहां पे। ठीक है जी। ढोले की बात करें तो इनको वाइल्ड डॉग भी बोल दिया जाता है, और इनकी जो फैमिली है उसको कैनाइड फैमिली बोलते हैं, जिसमें वॉल्स आ गए आपके, जो आप कह सकते हो कि फॉक्स, डोमेस्टिक डॉग्स, वॉल्स, ये आ गए आपके भेड़ी, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इस फैमिली में। इसके अलावा देखा जाए तो इनके लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये रहते कहाँ पर है, ये जनरली उसी एरिया में रहते हैं जिस एरिया में टाइगर्स, लेपर्ड्स और ये ऑलरेडी रहते हैं, उन्हीं के आसपास में घूमते फिरते मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी एक बड़ी एक यूनिक एक क्वालिटी है कि ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में विसिल बजा बजा करके। कभी अगर वीडियो देखा हो आपने कि वाइल्ड डॉग्स किसी दूसरे एनिमल पे अटैक कर रहे हैं तो ची ची करके आवाजें निकालते हैं, इसलिए इनका नाम भी विस्लिंग डॉग निकाला हुआ है। ठीक है, एरी विसल बोलते हैं उसको, एरी विसल। तो वो विस्लिंग जो है उसके चलते इनका नाम भी विस्लिंग डॉग निकाल दिया। ज्योग्राफी की बात करें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक तो देखो रशिया के सदर्न पोर्शन में मिल जाते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन में मिल जाते हैं। इसके अलावा एशिया, मतलब एशिया में मेजरली आपको कन्फाइंड देखने को मिल जाए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में आपको मेजरली मिलेंगे। वेस्टर्न घाट इस तरफ हो गए, ईस्टर्न घाट इस तरफ हो गए आपके पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट मीन्स असम वाले एरिया में उधर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखो जी, IUCN रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। दैट मीन्स पिछले 10 सालों में लगभग 50 से 70% इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 पे है, दैट मीन्स साइट्स में इस पे ज्यादा इतने ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये कहो कि साइट्स में थोड़ा रिलैक्सेशन है, बट यस रेगुलेशन अभी भी है इंटरनेशनल ट्रेड पर। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल सेकंड में डाला हुआ है। दैट मीन्स अगेन इंडिया में भी इसके ऊपर ज्यादा इतनी कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कोई मतलब शेड्यूल फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं। आ जाइए सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी ना भूलें। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करें तो देखो ईस्टर्न घाट तो इधर से आते हैं, वेस्टर्न घाट इधर रहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है घोल फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कारण क्या है कि इन स्टेटमेंट्स को देकर के फिर पूछा जा सकता है कि एक तो ये बताइए कि अभी फिलहाल इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के कि रिसेंटली किस राज्य ने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर जिस फिश की बात हो रही है, जिसने अपनी स्टेट फिश के तौर पे उसको डिक्लेयर किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। बेसिकली पॉइंट है कि गुजरात सरकार ने ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, जिसको घोल फिश बोलते हैं, जिसका फिगर यहां पर दिया हुआ आप देख सकते हो, कि इसको अपनी स्टेट फिश के तौर पे डिक्लेयर किया है। क्यों जी? क्योंकि गुजरात में फिशिंग जो होती है ना, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी रन होती है वहां पर। ठीक है, क्योंकि कोस्टल स्टेट है। तो और दुनिया भर में हमारे यहाँ से गुजरात की तरफ से इसका एक्सपोर्ट होता है। इसका मीट जो है बताया जाता है बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही डिलीशियस ऐसे समथिंग होता है। तो ऐसे में दुनिया में बड़ी डिमांड है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया, बोले ये हमारी स्टेट फिश है आज से। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मिलती कहाँ पर है? देखो गुजरात और महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन जो है, ठीक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र की जो कोस्टल लाइन है इधर वाले एरिया में, इस एरिया में आपको मेजरली इसका कन्फाइनमेंट मिल जाएगा, जहां पर इसकी एक तरीके से फिशिंग की जाती है
ठीक है, फिशरमैन के द्वारा। इसके अलावा देखा जाए तो ये जनरली कोस्टल वाटर्स में मिल जाएगी, दैट मीन्स वही अगेन कोस्टल एरिया में मिल गई, और वहां पर भी मडी बॉटम ऑफ सी बेड्स। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ फिशिंग वीडियोज इस तरीके से आते हैं कि आप बीच पे चल रहे हो और वहां पर वो कुछ इंडिकेटर लेकर के फिर देखते हैं वो टी टी करने लग जाता है, फिर उसमें से वो निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां से कुछ फिश या कुछ निकलता है। तो बेसिकली ऐसा एरिया जहां पर है तो वो कोस्टल एरिया में, बट यस वहां पर से आसानी से ये मछलियां जो है वो उस मडी मडी एरिया से निकाल करके वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइडल रिवर्स और एस्चुरीज, अगेन वही कि जो रिवर्स आ रही हैं लैंड से और वो आकर के जो वाटर अपना मिक्स कर रही हैं सी वाटर से, तो उनका जो एक मर्जिंग पॉइंट होता है जिसको माउथ ऑफ रिवर भी बोलते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि सेडिमेंट्स जो रिवर लेकर के आ रही है वो भी आ गए, और प्लस साथ में इधर से जो ओशियनिक वाटर है वो भी अपनी तरफ से कुछ न्यूट्रिएंट इधर लेकर के आ जाता है। तो इसलिए कंड्यूसिव सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है इन घोल फिशेस के लिए, इनको खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी मिल गई और रहने के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए जो इनको टाइडल कह सकते हैं या फिर मडी एरिया जो चाहिए वो मिल जाता है। तो ऐसे में इनका सर्वाइवल यहाँ होता है और उसी के चलते फिर कोस्टल एरिया में फिशिंग कर ली जाती है, और इससे गुजरात में बहुत मतलब कहते हैं ना कि गुजरात की इकोनॉमी में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन ये फिश करती है। अच्छा, सर्वाइवल किस पे है इसका, देखो क्रूस्टेशियन, दैट मीन्स अगेन वाटर में मिलने वाले सॉफ्ट बॉडीड जो भी एनिमल्स हैं जो भी प्लांट्स हैं, मेनली तो एनिमल ही बोलो क्योंकि ये ज्यादातर एनिमल्स पे ही सर्वाइव करती है, मतलब कार्निवोरस है, ठीक है, और ये अपने आप में छोटी फिशेस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है या फिर पॉइंट है कि घोल फिश क्या है और किस स्टेट ने इसको अपनी स्टेट फिश के तौर पे डिक्लेयर किया है। अच्छा, आईयूसीएन और इनकी बात करें तो आईयूसीएन में तो देखो नियर थ्रेटन्ड है, इसका मतलब ध्यान देना थोड़ा जरूरी है, बट यस अभी भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। और बाकी उनकी बात करें आईयूसीएन के अलावा आपके साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो देखो वहां पर इसका लिस्टिंग नहीं कर रखी है। चलिए जी, नेक्स्ट आपकी आ गई नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। यहां पर आप देखो ये स्क्विरल है गिलहरी, अब इसको फ्लाइंग स्क्विरल बोल तो दिया पर ये उड़ती नहीं है, ध्यान रखना। ये जब जंप करती है ना तब अपने चारों हाथ पैर और ये खोल लेती है ना, तो इसके पास में एक तरीके का ये एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, पंख की तरह दिखाई देता है, विंग की तरह, बट यस इनकी लैंडिंग बड़ी स्मूथ हो जाती है। फिर भाई सीधी बात है, अपना एरिया सरफेस एरिया अगर इन्होंने फैला लिया तो फिर क्या होगा, ज्यादा हवा के ऊपर ये आराम से फ्लॉट कर पाती हैं और फ्लॉट करके फिर लैंड करती हैं। तो इस वजह से इनको फ्लाइंग स्क्विरल बोल दिया जाता है, ठीक है। मान लो कोई बड़े पेड़ से छोटे पेड़ की तरफ जंप करना है तो ये बड़ी आसानी से जंप कर जाती हैं फ्लॉट करती हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ रही हैं, वो फ्लॉट कर पाती हैं, जंप करती हैं तो स्मूथ लैंडिंग हो पाती है। तो अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि 42 साल से मिसिंग नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से दिखाई दी है, और ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये और ध्यान रखना है कि नामदफा नाम जो दिया गया है, ये जो नेम है, इसके पीछे भी एक सिंपल सा पॉइंट है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और वहीं पर ये स्क्विरल मेनली मिलती है, दैट मीन्स नेटिव है, एंडेमिक है अरुणाचल प्रदेश के लिए, और वहां पर जो नेशनल पार्क है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है जी, ये नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्विरल है, अगेन वही रात के समय निकलने वाले जो भी जानवर होते हैं उनको नॉक्टर्नल बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इनकी लोकेशन एग्जैक्ट देखी जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंगलांग डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। अभी हम देखेंगे मैप पे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये एरिया है चंगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, यहीं पर नामदफा नेशनल पार्क भी है, तो उसी में ये स्क्विरल आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये है क्या, हर्बीवोरस, दैट मीन्स ये प्लांट्स पे सरवाइव करती है, एनिमल्स को नहीं खाती, जैसे फ्रूट्स नट्स इनके ऊपर सर्वाइवल इनका चलता है। प्रोटेक्शन स्टेटस आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका मतलब पिछले 10 सालों में 90% के लगभग इनकी जनसंख्या में कमी आई है, तो प्रोटेक्शन भाई हाईएस्ट दे रखा है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको अभी शेड्यूल सेकंड में डाला हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में तो इस पर अभी शेड्यूल सेकंड में डाला हुआ है, बट यस अगेन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, शेड्यूल सेकंड का मतलब हो गया प्रोटेक्शन है बट हाईएस्ट लेवल की जो प्रोटेक्शन मिलती है वो नहीं मिल रखी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज रेयर पेल्जिक बर्ड। देखो पेल्जिक बर्ड जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं,
अपीयरेंस में, ठीक है। पेल्जिक बर्ड का मतलब ही यही होता है कि वो अपने काम को कुछ एक्सेप्शनल मैनर में करते हैं, और इनका जो एक कहते हैं ना कि ये नॉमेनक्लेचर जो है, इनके लिए एक सिंपल सी बात कही जाती है। पेल्जिक का मतलब ये हो जाता है कि ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जो है वो ओपन ओशियंस में बिताते हैं। दैट मीन्स ओशियन के आसपास में रह करके और वहीं पर अपने कहते हैं ना कि अपने जो टारगेट्स हैं, प्रेज हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंट टाइम में होता क्या है कि बर्डर्स नेटवर्क ने पेल्जिक बर्ड्स को नोटिस किया। कहां पर? कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगेन बात अगर देखी जाए दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपकी मालाबार कोस्ट जो है कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर। अब देखो पेल्जिक बर्ड बेसिकली क्या है उनके बारे में देखते हैं। पेल्जिक बर्ड्स बेसिकली वो बर्ड्स होते हैं, पहले तो नाम से पता हो गया कि वो बर्ड जो कि अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय समंदर के ऊपर बिताते हैं। दैट मीन्स उनकी डिपेंडेंसी ही ओशियनिक वाटर्स पे है। दैट मीन्स वहां पर जो भी एनिमल्स हैं, जो भी फिशेज हैं, उनके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इनके पास में लंबे और बड़े विंग्स होते हैं, इसलिए इनकी फ्लाइट भी बड़ी लंबी हो सकती है। और हैवी आप कह सकते हो कि एनिमल्स को, जो ओशियनिक एनिमल्स हैं, उनको भी ये आराम से कैप्चर करके उड़ पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल की बात करें इन पेल्जिक बर्ड्स में, तो एल्बेट्रोस हो गया, फ्रीगेट बर्ड, फ्ल्यूमर, पेट्रल्स, शेरर वाटर, ये बेसिकली सारे के सारे ओशियनिक बर्ड्स हैं जो कि समंदर के आसपास में आपको भटकते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पेल्जिक बर्ड तो ऐसे होते हैं, या ज्यादातर मानो आप तो, कि इनके जो आपको पता है इनके प्रेज कहां पर मिलेंगे? ओशन में। अब एकदम से अगर इनको डाइव करना पड़े चोंच खोल करके, तो सीधी बात है जो इनका प्रे है उसके साथ में कुछ सलाइन वाटर भी इनकी बॉडी में घुसेगा। सीधी बात है, पानी भी आएगा ही। अब वो पानी कैसा है? अब सीधी बात है, सलाइन वाटर आएगा। अब सलाइन वाटर आएगा तो इनकी बॉडी में स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्ट कंटेंट को साइड कर देते हैं और जो पानी है उसको फिल्टर करने का काम कर देते हैं। नहीं तो ऐसे में आपको पता है कि अगर सलाइन वाटर को कोई पी जाए तो वैसे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है ना, किडनी फेल होने का कई डर रहता है। तो ऐसे में वो जो स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड है ना, वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है सॉल्ट को, और आप कह सकते हो कि ओशनिक प्रे जो है फिर उसको कंज्यूम करने में हेल्प कर देती है इन पेल्जिक बर्ड्स को। कहने का मतलब समंदर पे उड़ने वाले पक्षियों की एक तरीके से उनकी बॉडी ही इस तरीके से अडेप्ट कर रखी है कि वो सलाइन वाटर को भी अगर ड्रिंक कर लेते हैं तो उनका सर्वाइवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इनके पास में एक बड़ी गजब की टेक्निक है। ये अब आपको ये तो एकदम क्लियर है कि यहाँ बर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स वहां पे सर्वाइव करते रहते हैं। ओशियनिक बॉडीज की अगर बात करें बड़ी बड़ी की, तो इनके पास में एक बड़ी गजब की टेक्निक है जिसको बोला जाता है क्लेप्टोपैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जानबूझ करके अपने से छोटे जितने भी और दूसरे प्रीडेटर्स हैं उनसे उनका शिकार चुरा लेते हैं। मतलब ये कि आप देखोगे कि इनको लगता है कि हाँ जी हम थोड़े पावरफुल हैं, तो जो छोटे दूसरे प्रीडेटर्स वहां पर अपने प्रेस को खाने में लगे हुए हैं ना, या फिर उन्होंने कोई शिकार किया है, तो उनसे ये चुरा करके ले जाएंगे। ये बड़ी गजब की इनके पास टेक्निक होती है। मतलब दूसरे का कमाया हुआ धन खाने का इनका भी मन रहता है और ये कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर इस तरीके की अपीयरेंस रखता है। नाम साइबेरिया आ गया तो इसका मतलब बर्फ में सरवाइव करता है। इसमें जो इसका कलर है ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर सा, लाइट ऑरेंज कलर का सा दिखाई देता है। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा कुछ ऐसा है कि अभी दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ओके। तो वहां पर साइप्रस जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड एक कंट्री है, वहां से दो साइबेरियन टाइगर्स, एक का नाम है लारा, एक का नाम है अकामास, याद रख लेना, लारा और अकामास, इनको रिलोकेट किया गया है, या फिर ये कहो कि इंडिया में इनको लाया गया है दार्जिलिंग में। नाम याद रख लेना, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क। कई बार मैच द फॉलोइंग में यह पूछा जा सकता है। अब देखो साइबेरियन टाइगर्स की बात करें तो इनको आमूर टाइगर्स भी बोल दिया जाता है, इनका सब नेम है, ठीक है। मिलेंगे कहां पर? कोल्ड क्लाइमेटिक फॉरेस्ट में। अगेन साइबेरिया की बात आ गई तो बर्फ के आसपास वाले एरिया में ही मिलेंगे। अच्छा, ज्यादातर कहां पर कन्फाइंड है? ये फार ईस्ट, रशिया और थोड़ा बहुत चाइना वाले एरिया में। ये एरिया आप देखोगे ना, यहां पर आपको साइबेरियन टाइगर्स मेजरली मिलेंगे। चाइना का नॉर्थ ईस्ट और फार ईस्ट ऑफ रशिया, यहां पर आपको साइबेरियन टाइगर्स मेजरली या लोकली देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा ये डिपेंड किस पे करते हैं, इनका प्रे क्या है, शिकार क्या है, तो देखो ये अल्क, बोअर, बियर, मतलब जो भी वहां पर छोटे बड़े एनिमल्स मिलते हैं ना, इनको अपने खुद के हैबिटाट के आसपास में, इवन रैबिट और फिशेस को भी ये हंट कर लिया करते हैं। जेस्टेशन पीरियड की बात करें, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद में कितने महीनों के बाद में बच्चा पैदा होता है, तो वो है 3 से 3.5 महीनों का। फीमेल टाइगर्स हैं वो 2 साल में एक बार बच्चा पैदा कर दिया। हाँ, इसमें कोई सीजन नहीं है कि हाँ जी पर्टिकुलर वो टाइम आएगा तभी वहां पर बच्चे पैदा होते हैं टाइगर्स के, नो, किसी भी टाइम हो सकते हैं, बट यस 2 साल में एक बार होता है, ये एक फिक्स है। इसके अलावा आमूर टाइगर का जो कोट कलर है, दैट मीन्स ये ऊपर का अपीयरेंस है, मैंने बता दिया आपको, लाइटर ऑरेंज है। इसके अलावा इनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, पोचिंग, दैट मीन्स इनकी जो एक तरीके से शिकार जो किया जा रहा है ना, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है। अब उन ट्रेडिशनल मेडिसिन के चक्कर में इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है जबरदस्त तरीके से, और आप यहाँ पर आईयूसीएन की कैटेगरी में देख सकते हो इनको एंडेंजर्ड बताया हुआ है। इसका मतलब पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर रही है, तो प्रोटेक्शन जरूरी है। और साइट्स ने भी क्या कर रखा है, अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड पे बिल्कुल बैन है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हो तो बात अलग है। अगर हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में लोकेटेड है, जो कि भूटान और नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और ऊपर सिक्किम आई गया, ठीक है जी। और इसके अलावा और जो टाइगर्स हैं उनकी बात करें तो साइबेरियन टाइगर की लोकेशन यहाँ पे देख ली। साउथ चाइना टाइगर, चाइना में तो देखो ये बताया जाता है कि इस तरीके से अगर कोई एनिमल है ना जिसकी बैक अगर आसमान को दिखाई दे रही है तो बोलो वो खाने लायक है। इसके चलते क्या हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस है, चाइना का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। फिर आ जाओ बंगाल टाइगर्स की, हमारे यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा इंडोनेशियन टाइगर हो गया, मलयन टाइगर हो गया, सुमात्रन टाइगर हो गया। ये टाइगर की कई स्पीसीज है जो कि एशिया एरिया में मिलती है, या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है सी लायन। सी लायन इस तरीके के अपीयरेंस में होता है, ठीक है। एडल्ट जो लायन होते हैं ना, उनके ये जो एक तरीके की मूछें है ना, ये बड़ी हो जाती हैं, और इवन चारों तरफ, गले के चारों तरफ, जैसे नॉर्मल जो शेर देखते हैं ना, उसी तरीके का पूरा एक मतलब एक कहते हैं ना कि मेन है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली सी लाइन्स की बात करें तो ये मैमल्स ही हैं, अगेन वही, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग का अपने बच्चों के लिए वो काम आती है। इसके अलावा इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप को पिनीपैड ग्रुप भी बोल दिया जाता है, और फैमिली है उसका नाम है ओट्रा ओटेरिडाई फैमिली, जो कि सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। सेमी एक्वेटिक का मतलब कभी पानी में और कभी जमीन में। मिलते कहाँ हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के कुछ पार्ट्स में, मेजरली तो पैसिफिक और अटलांटिक में, क्योंकि ये बहुत लंबी स्विम करके जाते हैं, बहुत लंबी स्विम कर सकते हैं ये, ठीक है। और इंडियन ओशन में भी कुछ पार्ट्स में मिल जाते हैं। अच्छा, सब स्पीसीज में इसकी लगभग 6 सब स्पीसीज मिल जाएंगी आपको जो सी लायन होता है, जिनको ऑस्ट्रेलियन, कैलिफोर्नियन, गैलापागोस कहाँ पर है, ये आप देखोगे कि जो साउथ अमेरिका वाला है पोर्शन, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में, जहाँ अल नीनो का इनका इफेक्ट आपने कभी देखा हो, तो उस तरफ वो गैलापागोस आइलैंड है, वो लोकेटेड है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और स्टेलर सी लायन के नाम से डिफरेंट सब स्पीसीज इसकी कैटेगराइज की हुई हैं सी लायन की, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लेना। चलिए जी, नेक्स्ट सिकाडा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ट्रू बग्स भी बोला जाता है। बेसिकली आप देखोगे कि ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ये जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो उसके चलते क्या होता है कि इनके ये पैर होते हैं, इनसे लग करके पॉलिनेशन का बड़ा काम हो जाता है, और अगर ये खत्म भी हो जाते हैं तो इनसे खत्म होने के बाद में इनकी बॉडी से नाइट्रोजन डिके होकर के और सॉइल में मिल जाता है, और प्लांट्स के लिए एक तरीके से फर्टिलाइजर का भी काम कर देता है। तो कुल मिलाकर के सिकाडास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल ये कि सिकाडास अभी कंटेक्स्ट में क्यों है, ये देखो, इनकी बात करें तो ये इंसेक्ट स्पीसी है जिनको पुराना चिविडा भी बोल दिया जाता है। चिविडा बेसिकली इनका नाम जो है, ये पुराना चिविडा, ये नाम पड़ा है मलयालम लैंग्वेज से, ठीक है। चिविडू बोल दिया जाता है उसमें, इसलिए चिविडा नाम दे दिया इनको, पुराना चिविडा। तो सिकाडा, पुराना चिविडा एक ही है। इनकी अपीयरेंस देखोगे तो इस तरीके से होती है, ठीक है, हल्के होते हैं, ठीक है। और इनको ट्रू बग्स इसलिए क्योंकि एक मोरलेस ये कीड़े मकोड़ों की में एकदम टिपिकल अपनी पोजीशन लेकर के चलते हैं। 3000 से ज्यादा इनकी स्पीसीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हेमिप्टेरन इंसेक्ट वाली है। हेमिप्टेरन इंसेक्ट का मतलब हो जाता है कि जिनके पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आप देखो कि इनकी बॉडी जो है वो मोर और लेस अगर काटी जाए ना तो बराबर बराबर कटे। इनके पैर हैं वो एकदम बराबर, एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड में
बैलेंस सिचुएशन में हैं। अच्छा, मिलते कहाँ पर है मेजरली? ये सबसे ज़्यादा इनकी डाइवर्सिटी इंडिया और बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है? इसके अलावा ये जहाँ पर मिलते हैं, ये मान के चलो वहाँ की सॉइल और वेजिटेशन की हेल्थ बड़ी अच्छी है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये अपने आप में एक इंडिकेटर स्पीसी के तौर पे भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा इनका यूज़ लोकल लोग जो हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए भी कर लिया करते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाती है इनको, तो इनकी डिसीज्ड बॉडी नाइट्रोजन सोर्स के लिए के तौर पर प्लांट्स के लिए हेल्पफुल भी होती है। क्योंकि सीधी बात है कि अच्छी सॉइल से अगर ये सर्वाइव कर रहे हैं और उसके बाद में डेथ हो गई, तो डेड बॉडीज जो हैं वो अगर प्लांट्स के पास पड़ी रहेंगी तो वो डेफिनेटली डिके करेगा तो नाइट्रोजन के सप्लाई के तौर में काम कर पाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। रिसेंटली एक रिसर्च हो रही है, ठीक है, रिसर्च हुई वाइटल बैट स्पीसीज पे, जिसमें ये कहा गया कि ये जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट है ना, ये जो चमगादड़ है, इसकी प्रोटेक्शन हमें बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर लापरवाही हो रही है और इसकी बोलो पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है। बेसिकली बैट्स जो है ना, वो अपने आप में बायोडाइवर्सिटी के बहुत बड़े सिंबल है, क्योंकि इनका काम भी देखो, ये भी इनकी बात करें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट की, ये मोर और लेस हर्बीवोरस बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी प्लांट्स पे ही सर्वाइव करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इनको फ्रूट बैट भी बोल दिया जाता है, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी इनको बोल दिया जाता है। अब आप देखोगे कि अभी रिसेंट टाइम में निपा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, वायरल डिजीज, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हुई थी। बट दैट डजंट मीन कि हम इनको मार दें, ठीक है। तो इनसे बचा जाए, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, इनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट लेने चाहिए, ये बात यहाँ पर इस रिसेंट रिसर्च में निकल के आई। अच्छा, ये मिलते कहाँ पर हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव है, दैट मीन्स हमारे देश में और हमारे आसपास के जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, उनमें ये मेजरली मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इनकी, या सबसे यूनिक बात क्या है, कि नॉर्मली चमगादड़ के लिए ये कहा जाता है, बैट्स के लिए, कि रात को वो निकलते हैं और रात को वो इकोलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इनको दिन में निकलना पसंद है, ये विजन और स्मेल के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और फिर खाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इकोलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि ये नहीं करते, तो वो हम समझते हैं। देखो, चमगादड़ जो होते हैं ना, रात को जब निकलते हैं, देखो विजिबिलिटी नहीं होती है, इतनी विजिबिलिटी से काम नहीं होता है। वैसे ही ये काम कैसे करते हैं, अपने इकोलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे। वो कैसे? अपने मुंह से आवाज निकालेंगे, आवाज निकाल करके मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, तो ये अपने मुंह से जो भी फ्रीक्वेंसी पे आवाज निकालेंगे, वो आवाज फिर टकरा करके उस ऑब्जेक्ट से अपने कानों से सेंस करेंगे, ठीक है। अब ये सेंसिंग होगी तो इससे एग्जैक्ट उस कीड़े की लोकेशन का इनको आइडिया लग जाता है, और फिर वो अंधेरे में जाकर के भी उसको इजीली हंट करके, आप देखते हो ना किस तरीके से उड़ते रहते हैं रात को, कभी नोटिस किया हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इकोलोकेशन कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हो गया, इन्होंने अपना ही सिग्नल भेजा और उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके आए हुए सिग्नल को अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, पता पड़ गया कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, कितने समय में ये सिग्नल टकरा के वापिस आया। इस हिसाब से ये अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और हंट कर लेते हैं। पर वो तो काम हो गया रात का। अब यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स बैट की बात करें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट की, तो ये तो देखो दिन में हंटिंग की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो मेनली फ्रूट बैट्स हैं, तो ये दिन में ही अपना काम चलाते हैं, ठीक है, विजन और स्मेल के आधार पर, ठीक है, देख लिया सूंघ लिया उसके बेसिस पर। आईयूसीएन में अभी तक लिस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी में डाला हुआ है, बट यस यहाँ पर अटेंशन देने की बात कर दी है, तो हो सकता है अपग्रेड कर दिया जाए। साइट्स की बात करें, अपेंडिक्स सेकंड में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बात करें तो शेड्यूल सेकंड में डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है, ये भी अपने आप में अब इनकी भी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर भी अटेंशन देने की जरूरत है, ये बात कही गई स्कॉलर्स के द्वारा। तो ये तो था देखो हमारा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करे अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।